ठीक है सर। प्रिय छात्रों, मैं GR बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट ME 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका यूनिट 3 है आपका स्ट्रेन एनर्जी, हिंदी में विकृति ऊर्जा। इसका परिचय आपके सिलेबस का आर्टिकल 3.1 वो है इंट्रोडक्शन, हिंदी में बोलेंगे परिचय। जब किसी वस्तु पर अक्षीय बल, यानी कि वो अक्षीय बल तनाव बल या दाब बल कुछ भी हो सकता है, लगाया जाता है तो उस वस्तु यानी बॉडी में विस्थापन यानी डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है। विस्थापन की मात्रा वस्तु पर लगाए गए बल के तरीके पर निर्भर करती है। बल में वस्तु में जो विस्थापन होता है, डिफॉर्मेशन जो आता है, वो वस्तु पर लगाए गए बल के तरीके पर निर्भर करती है। वस्तु पर लगाए गए बल के तरीके कौन से होते हैं? देखिए, वस्तु पर भार या बल 3 तरीकों से लगाया जाता है। पहला है क्रमिक भार, ग्रेजुअल लोडिंग। दूसरा है शीघ्र भार, इंग्लिश में सडन लोडिंग। तीसरा है टक्कर के साथ भार, यानी लोडिंग विथ इम्पैक्ट, या इसको इम्पैक्ट लोडिंग भी बोलते हैं। यदि वस्तु पर क्रमिक भार यानी ग्रेजुअल लोडिंग लगाया जाता है तो उसमें सामान्य विस्थापन एवं प्रतिबल उत्पन्न होंगे। यदि वस्तु पर शीघ्र भार यानी सडन लोडिंग लगाई जाती है, लोड एकदम से लगाया जाता है, तो उसमें क्षणिक तौर पर उत्पन्न होने वाले विस्थापन और प्रतिबल जो क्रमिक भार से उत्पन्न होने वाले विस्थापन और प्रतिबल से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसकी मात्रा या इसकी गणना हम कार्य के सिद्धांत पर कर सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क। इसको हम कितना विस्थापन हुआ या उसमें कितना प्रतिबल उत्पन्न हुआ, प्रतिबल यानी स्ट्रेस, तो ये हम कार्य के सिद्धांत पर इसकी गणना कर सकते हैं। क्रमिक भार, देखिए क्रमिक भार या शीघ्र भार यानी सडन लोडिंग यदि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर हो तो उसमें लगाया गया भार या बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु में संग्रहित हो जाता है, और इस प्रकार वस्तु पर प्रत्यास्थता सीमा के अंदर भार या बल लगाने पर वस्तु में संग्रहित कार्य को विकृति ऊर्जा कहा जाता है। देखिए, ये विकृति ऊर्जा की परिभाषा है। अभी देखिए, इसमें हमने देखा वस्तु पर किस तरह की लोडिंग होती है। 3 तरह की लोडिंग होती है, और लोडिंग करने पर यानी भार या बल लगाने पर उसके अंदर वर्क होता है, और वो वर्क वस्तु के अंदर संचित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और वो जो वर्क स्टोर होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि प्रत्यास्थता ऊर्जा। और ये जो वर्क स्टोर होता है, ये प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जब वस्तु रहती है या उसका भार जो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर हो तब तक स्टोर होता है। उससे बाहर निकलने के बाद में जो वर्क उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में जब वस्तु पर लगाया गया बल हटा लिया जाता है तो वस्तु विकृत ऊर्जा को उसमें संग्रहित होती है उसे मुक्त कर देती है। वस्तु के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है, अगर हम बल हटा लेते हैं तो वह ऊर्जा को वापस जो है रिलीज कर देती है, वापस मुक्त कर देती है, और विकृत अवस्था से वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यही प्रत्यास्थता का गुण होता है। आगे देखिएगा, वस्तु पर इतना बल लगाया जाता है कि वह वस्तु पर प्रत्यास्थता सीमा यानी इलास्टिक लिमिट पार हो जाती है। मान लीजिए वस्तु पर हम इतना बल लगाएं कि प्रत्यास्थता सीमा से इलास्टिक लिमिट से हम बाहर निकल जाएं, तब वस्तु पर किया गया कार्य विकृति ऊर्जा के रूप में संग्रहित नहीं होगा। तब क्या होगा? वह कार्य किस में जाएगा? अणुओं के मध्य, वस्तु के या पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बंद होता है उसको तोड़ने में खर्च हो जाएगा, और वो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें प्रत्यास्थता ये स्ट्रेन एनर्जी का जो ये चैप्टर है, इसमें जो हम बल लगाएंगे वो हमारा प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही होना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसे ज़्यादा होते ही ये स्ट्रेन एनर्जी के चैप्टर के अंडर में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में हम जो भी बल लगाएंगे या जिस बल की बात करेंगे वो बल प्रत्यास्थता सीमा में ही होगा।
अब देखिए आपके आर्टिकल सिलेबस का 3.2, इसके अंदर है प्रतिबल विकृति ग्राफ से विकृति ऊर्जा। विकृति ऊर्जा को प्रतिबल यानी स्ट्रेन एनर्जी फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम स्ट्रेन एनर्जी को कैसे समझते हैं उसके लिए आगे देखिएगा। यहाँ पर हम एल लंबाई की कोई वस्तु या छड़ लेते हैं, उस पर एफ अक्षीय भार लगाया जाता है। इस वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। अनुप्रस्थ काट क्या होती है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। का क्षेत्रफल ए है। वस्तु पर भार लगाने पर वस्तु में विकृति उत्पन्न होती है एवं साथ ही प्रतिबल या प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। देखिए, जब वस्तु में भार लगाया जाता है तो उस वस्तु में उस भार को सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। वस्तु के अंदर रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। ये रेजिस्टेंस हम कितना होता है और कैसे ये रेजिस्टेंस वेरी करता है, चेंज होता है, इसको आगे देखेंगे। देखिए, माना कि डेल्टा कुल विस्थापन है, वस्तु में हमने भार लगाया, बल लगाया और उसके अंदर विस्थापन डेल्टा हुआ, ठीक है। और पी बराबर हमने मान लिया विस्थापन के साथ उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस है, प्रतिबल है पी, स्मॉल पी। और आर है अंतिम प्रतिरोध, वस्तु के अंदर कुल प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है डेल्टा विकृति उत्पन्न होने पर। हमने एफ बल लगाया, उससे डेल्टा तो उसके अंदर विस्थापन हुआ, पी उसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हुए और आर उसके अंदर रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। और ये रेजिस्टेंस जो है बाह्य बल का विरोध करता है, और बाह्य बल का विरोध करता है और इसका मान कितना होता है, P इंटू ए के बराबर होता है। ये है, ये वाला स्ट्रेस है, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जब बल लगाना प्रारंभ किया जाता है उस समय विकृत या विस्थापन का मान शून्य होता है। जैसे ही हम बल लगाना प्रारंभ करते हैं तो विकृति का मान शून्य होता है, अर्थात एफ एवं आर का मान शून्य होता है। एफ और आर का मान जैसे हम बल लगाना प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, बल भी शून्य होता है और उसके अंदर उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध भी शून्य होता है। जब विस्थापन डेल्टा एक्स हो जाता है तो उसमें विकृति यानी स्ट्रेन जो उत्पन्न होता है वो इतना हो जाएगा। मान लीजिए हमने कुछ बल लगा दिया तो उसमें स्ट्रेन कितना उत्पन्न होता, ई एक्स बराबर डेल्टा अपॉन ए, डेल्टा एक्स अपॉन ए। ये इक्वेशन हम, ये स्ट्रेन की इक्वेशन है, विकृति का फॉर्मूला है जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि x ये है पी एक्स, ये स्ट्रेस पी एक्स की एक्स अवस्था में पी एक्स यानी स्ट्रेस का मान कितना होगा, तो स्ट्रेस होता है, ये हो जाएगा आपके ई डेल्टा एक्स अपॉन एल। ये फॉर्मूला है, ये हुक्स लॉ है और कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर होता है ई, वही फॉर्मूला है। इसमें से हमने पी का मान निकाल के ये फॉर्मूला लिया। अब देखिए आर एक्स बराबर क्या होता है, आर एक्स बराबर हमारे पास है, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, आर एक्स बराबर पी इंटू ए। यहाँ पे हम पी की वैल्यू रख देते हैं तो आर एक्स बराबर पी एक्स इंटू ए हो जाएगा। ये पी एक्स का मान हमने यहाँ से यहाँ रख दिया और आर एक्स बराबर ई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एल इंटू ए, ये हो गया। तो ये जो समीकरण हमारे पास आया है, समीकरण उपरोक्त समीकरण 3.1 से हम देखते हैं कि आर एक्स डेल्टा एक्स के समानुपाती है। यहाँ पे हम देखते हैं आर एक्स, इसका जो ये फॉर्मूला है इसमें ई कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब आर एक्स किस पे निर्भर करता है, डेल्टा एक्स पे। तो आर एक्स डेल्टा एक्स के समानुपाती होता है। अगर हम आर एक्स और डेल्टा एक्स में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा में ग्राफ आएगा जो इस तरह से होगा। ये आपका 3.1 चित्र संख्या 3.1 की तरह होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये आर एक्स और डेल्टा एक्स में हमने ग्राफ खींचा ये, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। लेकिन ये ग्राफ, ये इलास्टिक लिमिट आ गई, यहीं तक चलेगा। उसके बाद में ये इस तरह से कर्व हो जाता है, जो कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इलास्टिक लिमिट यहाँ तक है। तो ये क्योंकि हमारी स्ट्रेन एनर्जी यहीं तक स्टोर होती है, इसलिए हम ग्राफ को यहीं तक पढ़ेंगे, ये आगे इस चैप्टर से बाहर है। तो इसके अंदर हम देखते हैं आर एक्स और डेल्टा एक्स के बीच में ग्राफ खींचा हमने, तो ये
इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पे आर एक्स का मान आर हो गया और यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान ये इस जगह ये डेल्टा हो गया। तो इस पे वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन होगा बल इंटू विस्थापन। तो बल है आर और विस्थापन है डेल्टा। तो आर देखिए सब जगह एक जैसा नहीं है, यहाँ 0 है और यहाँ अधिकतम है आर की वैल्यू। तो इसके नीचे ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये इसको छायांकित क्षेत्रफल कहते हैं। ये एरिया है वो वर्क डन के बराबर होगा, कार्य इसके ऊपर किया गया कार्य, यानी कि एनर्जी कितनी इसमें स्टोर होगी वो इसको दर्शाता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1/2 आर इंटू डेल्टा। इसका आधा हो जाएगा। देखिए इस पूरे का क्षेत्रफल है आर इंटू डेल्टा और ये इसका आधा ही है। ये विकर्ण है तो ये आधा एरिया ये ऊपर रह गया, आधा नीचे है, तो इसलिए ये एरिया हो जाएगा 1/2 आर इंटू डेल्टा। तो ये वर्क डन हो जाएगा। इस तरह से हम इस ग्राफ से विस्थापन और प्रतिरोध के ग्राफ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। जो इस ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इस ग्राफ से ये कार्य निकाल सकते हैं, इसमें कितना कार्य हुआ, यानी कि कितनी ऊर्जा स्टोर हो रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भार लगाने पर किया गया कार्य चित्र में छायांकित क्षेत्रफल के बराबर है, जो मैं समझा चुका हूँ। यह कार्य वस्तु में संग्रहित ऊर्जा के बराबर होता है, जिसे विकृति ऊर्जा स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ये स्ट्रेन एनर्जी की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऊर्जा स्टोर होती है उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। देखिए स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आर इंटू डेल्टा। ये हमने ग्राफ से निकाल लिया है। पीछे जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसका क्षेत्रफल ये है। तो 1/2 आर इंटू डेल्टा, ये एनर्जी स्टोर इतनी हो जाएगी उसके अंदर। इसमें आर की वैल्यू रखेंगे पी इंटू ए और डेल्टा की वैल्यू रखेंगे ई इंटू एल। ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हमने वैल्यू रखी और इसको हमने आगे सरल किया। तो 1/2 पी ई ए इंटू एल। यहाँ पे ए इंटू एल एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया और ये लंबाई है, तो ये आयतन हो गया उस वस्तु का जिस पर हम बल लगा रहे हैं, वो उसका आयतन हो गया। ये हमने आयतन लिख दिया। ई आपका विकृति है, ये विकृति लिख दिया। पी आपका प्रतिबल है, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस लिख दिया और ये 1/2 लिख दिया। तो स्ट्रेन एनर्जी का सूत्र हो गया। स्ट्रेन एनर्जी को हम यू से दर्शाते हैं। तो यू बराबर 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। ये फॉर्मूला हम याद रखने लायक है हमारे लिए, और ये एक विकृति ऊर्जा का एक फॉर्मूला की एक फॉर्म हो गई। इसके बाद में देखिए विकृत एक नई टर्म आती है रेजिलियंस। रेजिलियंस, ये विकृति ऊर्जा को ही हम रेजिलियंस बोलते हैं, यानी स्ट्रेन एनर्जी को ही रेजिलियंस कहा जाता है। तो रेजिलियंस बराबर यू हो गया, यानी विकृति ऊर्जा, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए हम वापस यहाँ आते हैं, इसके लिए यहाँ देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम ई का मान रखते हैं। यहाँ पे तो ई का मान रखेंगे तो P/E हो जाएगा, कैपिटल ई। तो यहाँ पे आ जाएगा P²/2E। यहाँ पे हमने स्मॉल ई, यानी कि ई बराबर होता है P/E, नहीं E/P। जो ये हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, P/E यहाँ रखेंगे तो एक P ये और एक P ये, P²/2E हो जाएगा। ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये रेजिलियंस या स्ट्रेन एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। हम ये भी याद रख सकते हैं या ये भी याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूले हमारे लिए याद रखने लायक है। देखिए नेक्स्ट, अब हमने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया, जो हमारे पास आ गया U बराबर P²/2E इंटू वॉल्यूम, आयतन। ये स्ट्रेन एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो याद रखने योग्य भी है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आपके आता है कि देखिए स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलियंस, एक टर्म हमने समझ ली। अब दूसरी टर्म आपके आर्टिकल 3.3 में प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है इसको देखिएगा। प्रूफ रेजिलियंस होता है अधिकतम जितनी ऊर्जा संचित हो सकती है वो पदार्थ के अंदर, अधिकतम जितनी ऊर्जा संचित हो सकती है वो प्रूफ रेजिलियंस कहलाता है, या प्रूफ रेजिलियंस जिसको बोलते हैं। यानी कि और अधिकतम कहाँ पे होगा? इलास्टिक लिमिट तक। जब आपका उसमें स्ट्रेस ये P का मान, या इस फॉर्मूले के अंदर ये P जो है अगर इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है, P का मान इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है,
और इसमें P की जगह इलास्टिक लिमिट रख लेते हैं तो ये अधिकतम हो जाएगा और उसी को कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। यहाँ पे हम इलास्टिक लिमिट को हमने F माना है। देखिए पदार्थ की इलास्टिक लिमिट जैसे F है तो हमारे पास ये F, देखिए समीकरण हमारे पास ये है U बराबर P² 2 इंटू आयतन, ये है रेजिलियंस। अगर इसमें इस समीकरण में यदि P का मान प्रत्यास्थता सीमा F तक बढ़ा दिया जाए जिसे प्रूफ स्ट्रेस कहा जाता है, जनरली उसको हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं, उसको प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं, किसको, F को, इलास्टिक लिमिट को हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं, तब स्ट्रेन एनर्जी का मान प्रूफ रेजिलियंस कहलाता है जिसे यूपी से दर्शाया जाता है। प्रूफ रेजिलियंस को हम यूपी से दर्शाएंगे और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि प्रूफ रेजिलियंस यूपी बराबर हो जाएगा F, देखिए P की जगह F रख दिया हमने और ये इलास्टिक लिमिट है किसकी, उस पदार्थ की, F² 2E इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। P की जगह F रख दिया हमने तो ये प्रूफ रेजिलियंस हो गया। ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये किसी एक मटेरियल की एक ही वैल्यू होगी, लेकिन स्ट्रेन एनर्जी किसी भी मटेरियल की अलग अलग एनर्जी हो सकती है। एकांक, अब इसमें देखिए फिर एक नई टर्म और आ रही है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, ये तीसरी टर्म है। हमने रेजिलियंस पढ़ लिया, प्रूफ रेजिलियंस पढ़ लिया और अब आ रहे हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये क्या होता है कि अधिकतम ऊर्जा, देखिए एकांक आयतन में प्रूफ रेजिलियंस की मात्रा F² 2E होती है, इसे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहा जाता है। अतः मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का सूत्र हो जाएगा आपके F² E, इसके अंदर आयतन का भाग दे दीजिएगा तो आयतन से आयतन कट जाएगा और ये टर्म बच जाएगी और ये प्रूफ रेजिलियंस कहलाता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रूफ रेजिलियंस किसी मटेरियल का एक ही वैल्यू आपको देगा, क्योंकि ये तो प्रूफ रेजिलियंस को हम परिभाषित कर सकते हैं, ये होता है कि किसी भी पदार्थ का में एकांक आयतन में अधिकतम ऊर्जा संग्रहित होती है, वो उसका प्रूफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाता है। तो इस तरह से ये आपके ये जो है इसका ये एक लेक्चर फिनिश होता है और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर इसका लिया जाएगा। धन्यवाद।